नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर तेलंगाना मन टीवी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं श्रीमान एम वेंकटेश्वर जी, डॉक्टर, प्रोफेसर, और योगिता जी, हिंदी लेखिका, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, और श्रीमती अनुराधा जी कार्यक्रम में भाग लेने आई हैं। हम हिंदी के लिए मेहनत करते हैं और हिंदी के विकास के लिए योगदान देते रहते हैं। विशेषकर हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों मनाने के लिए हम उत्सुक रहते हैं। इसी अभिरुचि को लेकर आज डिजिटल कक्षा में इस कार्यक्रम का निर्वहन किया जा रहा है। आज हम ये जान लें कि विश्व स्तर पर हिंदी का महत्व क्या है और इसके द्वारा हम बच्चों को हिंदी के प्रति उत्सुकता बनाए रखें और उन्हें प्रेरणा दें। मैं निवेदन करता हूं श्रीमान वेंकटेश्वर जी से, प्रोफेसर वेंकटेश्वर जी से निवेदन करता हूं कि ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। सर बताएं। हिंदी दिवस हमारे देश में वैसे 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इन दोनों में अंतर है। जिसे हम हिंदी दिवस कहते हैं वो 14 सितंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 के दिन संसद में हिंदी को राजभाषा के रूप में सर्वमान्यता प्राप्त हुई थी और इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और इसलिए जो 14 सितंबर का दिन है वो हिंदी दिवस है और उसे राजभाषा दिवस कहा जाता है। राजभाषा का अर्थ होता है जिस भाषा में सरकार अपना कामकाज करती है, और यह केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार के साथ साथ बैंकों के लिए और उपक्रमों के लिए ये नियम लागू होता है। दूसरी ओर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 10 जनवरी सन 1975 के दिन नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। उस समय की प्रधानमंत्री थी वो, और उस समय से ये परिपाटी चल रही है कि प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाए। इसका लक्ष्य यह है कि हिंदी को विश्व के धरातल पर एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित किया जाए, और हिंदी जो कि भारत की राजभाषा है और इसे भावनात्मक रूप से राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, इसे वैश्विक धरातल पर इसे एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में स्थापित किया जाए। सर, आपने अभी वैश्विक धरातल शब्द का प्रयोग किया है। वैश्विक धरातल हिंदी की स्थिति क्या है धरातल पर? देखिए, हिंदी आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत में यदि हिंदी की स्थिति को देखें तो लगभग 25 करोड़ और 80 लाख लोगों की ये मातृभाषा भी है, और इससे कहीं ज़्यादा लोग इसको समझते भी हैं, और ये भारत की एक प्रतिनिधि राष्ट्रभाषा है। विश्व के धरातल पर यदि हम देखें तो ये 20 से ज़्यादा देशों में इसको बोलने वाले लोग लाखों लोग हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हिंदी को राजभाषा माना गया है, जैसे फिजी में हिंदी को फिजी की भाषा के साथ और अंग्रेज़ी के साथ इसको राजभाषा और राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। हिंदी बोलने वालों की संख्या विश्व में बहुत अधिक है, और एक आंकड़ों के अनुसार पहले ये इसका जो स्थान जो था वो चौथा था विश्व की भाषाओं में, अब इसका स्थान दूसरा हो गया है। चीनी पहली भाषा है, दूसरे क्रम पर हिंदी आ गई है, इसके बाद स्पेनिश भाषा आई है, और उसके बाद अंग्रेज़ी भाषा आ गई है। ये अद्यतन आंकड़ा है ये, और इसलिए इसकी लोकप्रियता भी सारे विश्व में है। दूसरी एक और बात बताऊं मैं आपको कि विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है, स्नातक स्तर पर, स्नातकोत्तर स्तर पर, शोध के स्तर पर, और हिंदी को लिखने वाले लेखक भी सारे विश्व भर में फैले हुए हैं, जिनको हम लोग प्रवासी हिंदी लेखक कहते हैं। इस प्रकार से हिंदी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और इसलिए हम चाहते हैं कि विश्व में चीनी के साथ साथ, स्पेनी के साथ साथ, और या फिर अंग्रेज़ी और इन सारी भाषाओं के साथ साथ हिंदी की भाषा का भी वर्चस्व विश्व स्तर पर स्थापित हो। हिंदी को लेकर विश्व भाषा कह रहे हैं आप। विश्व भाषा बनने की योग्यता हिंदी कैसे रखती है,
उसकी क्या विशेषताएं हैं? हिंदी की यही विशेषता है कि यह भारत की जो प्राचीन सभ्यता है और भारत में जो सबसे प्राचीन भाषाएं मूल रूप से जो संस्कृत से निकली हैं, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ये जितनी भी आधुनिक भाषाएं निकली हैं उनमें हिंदी जो है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। और क्योंकि भारत की सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है विश्व में, और इसलिए भारत की भाषा भी अपनी प्राचीन धरोहर के साथ विश्व में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्योंकि विश्व की सभ्यताओं और संस्कृति में क्योंकि भारतीय संस्कृति का एक विशेष महत्व है, इसलिए भारत की भाषाओं का भी उतना ही महत्व है। और क्योंकि हिंदी भारत की प्रतिनिधि भाषा है, इसलिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा हिंदी, उसे विश्व में उसी प्रकार का सम्मान मिलना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का स्थान क्या हो? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अपनी जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, अरबी है, अंग्रेज़ी है, चीनी है, और इसके समकक्ष हिंदी को स्थान इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में चीन के बराबर जनसंख्या हमारी भारत की जनसंख्या है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत में जो भाषाएं हैं उसको विश्व स्तर पर उसकी सांस्कृतिक महत्ता के कारण उसे अपना स्थान उसे मिलना चाहिए। और इसलिए हम दृढ़ संकल्प हैं कि हिंदी को हम संयुक्त राष्ट्र की भाषा के रूप में हम उसका स्थान दिलाना चाहेंगे। इसके लिए हमारी भारत सरकार भी प्रयत्नशील है और सारी भारतीय जो जनता है वह भी इसकी मांग कर रही है। और निकट भविष्य में हमें आशा है कि ये अपनी विशेषताओं के कारण, और विशेष रूप से हिंदी में एक सबसे अच्छी जो बात आप देखेंगे कि वो है समन्वयात्मकता। हिंदी सारी भाषाओं को जोड़ने की क्षमता रखती है, कम से कम भारत में। और हिंदी भाषा का जो व्याकरण जो है, जो संस्कृत व्याकरण से जुड़ा हुआ है, इसकी भी क्षमता सारे विश्व की भाषाओं के साथ जुड़ने की है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे उसका जो महत्वपूर्ण स्थान जो है मान्यता उसे मिलनी चाहिए। जी, अभी आपने बताया है कि हिंदी को स्थान मिलना चाहिए विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्थान पर हिंदी को स्थान मिले। लेकिन एक बात ये उठती है, यहाँ पे एक प्रश्न ये निकलता है कि भारतीय संविधान में हिंदी का क्या स्थान है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने और ये प्रत्येक नागरिक को इसका ज्ञान होना चाहिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं या जो धाराएं कहेंगे, जिनको अंग्रेजी में आर्टिकल्स कहा जाता है, ये हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद हैं। इसमें जो अनुच्छेद 343 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी, इसकी लिपि देवनागरी होगी और इसके अंक अंतर्राष्ट्रीय होंगे। और अब इसके बाद देखिएगा कि जब राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है तो इसका अर्थ है कि भारत सरकार के कामकाज की भाषा हिंदी होगी। लेकिन इसके साथ एक और प्रावधान ये भी रखा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उस समय जो भारत का जो मानचित्र जो था, आप सभी जानते हैं कि जो भाषावार विभाजन हुआ राज्यों का, और उसमें जो हिंदी की जो स्थिति जो थी वो उतनी सशक्त नहीं थी सब राज्यों में। और इसलिए ये विकल्प सोचा गया कि 15 वर्षों तक अंग्रेज़ी में कामकाज साथ साथ चलता रहेगा और उन 15 वर्षों के बाद में सारे भारत के केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी लागू हो जाएगी। लेकिन संयोग से ऐसा नहीं हो पाया और ये 15 वर्ष का कार्यकाल बढ़ता चला गया और आज भी ये उसी तरह से चल रहा है। और इसीलिए हिंदी राजभाषा होने के बावजूद भी अंग्रेज़ी में कामकाज चल रहा है। सर, अभी जो हिंदी अध्यापक देख रहे हैं हमारे तेलंगाना राज्य में, कई अध्यापक तो शायद आपके शिष्य हैं। इसमें इस कार्यक्रम को देखकर वे बड़े खुश हो रहे होंगे और उनके मन में कई प्रश्न भी हो सकते हैं। तो आपके अनुभव में, आपके इतने वर्षों के कार्यकाल में, पहले हिंदी की स्थिति को आपने क्या देखा और आज की स्थिति क्या दिखाई दे रही है? भविष्य में तेलंगाना राज्य पर और भारत के स्तर, देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी क्या किस रूप में दिखाई दे सकती है? देखिए, ऐसा है कि हिंदी का जो रूप है वो बहुआयामी है और हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुभाषी देश है और संस्कृति बहुल देश है। हिंदी भाषा या हिंदी शब्द जो है वो किसी एकल भाषा का रूप नहीं है, बल्कि हिंदी वह समुच्चय है जिसमें भारत की सारी भाषाएं किसी न किसी रूप में समाहित हैं और भारत की हर भाषा में हिंदी भी
किसी न किसी रूप में समाहित है, चाहे वो संस्कृत के माध्यम से हो या चाहे वो स्थानीय बोलियों के माध्यम से हो, या भारत में जो मध्यकालीन जो साहित्य रचा गया था हिंदी के नाम पर, ब्रज, बुंदेली, अवधी, मागधी, मेवाड़ी, इन सारी भाषाओं के माध्यम से भी हिंदी एक सर्वसमावेशी भाषा है। और इसलिए हिंदी का जो रूप आज़ादी के समय था और आज जो रूप हमारे सामने दिखाई देता है, इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज हिंदी की स्वीकार्यता बहुत बढ़ी है। हिंदी के 3 रूप हमको दिखाई देते हैं। एक रूप अभी हमने देखा, राजभाषा का रूप, जो संविधान के 343 अनुच्छेद में उल्लिखित है। दूसरा रूप जो है, जिसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं, ये एक भावनात्मक स्तर पर सारे भारतवासियों ने इसे स्वीकारा है और इसे स्वीकार करना चाहिए। और जब हिंदी का विकास होगा तभी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास होगा। और इसलिए हिंदी अपने साथ सारी भाषाओं को लेकर चलने वाली एक समावेशी भाषा है। और इसलिए हिंदी की पहचान राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में ही हमारे सामने देश में विद्यमान है और इसका प्रचार होना चाहिए। विशेषकर अध्यापकों की ओर से ये प्रश्न उठता है कि हिंदी 6वीं कक्षा से ही द्वितीय भाषा के रूप में लागू की जा रही है हमारे राज्य में। इसे पहली कक्षा या द्वितीय कक्षा से लागू क्यों नहीं किया जाता, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में पहली कक्षा से लागू किया जाता है और सरकारी पाठशालाओं में 6वीं कक्षा से लागू किया जा सकता है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तेलंगाना राज्य का प्रश्न है। तेलंगाना राज्य में हिंदी की स्थिति आज़ादी के समय से ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रही है। इसका ये कारण है कि हैदराबाद की और तेलंगाना की जो संस्कृति जो है वो एक सम्मिश्रित संस्कृति है। इसे हम एक समेकित संस्कृति कहेंगे, इसे हम सामासिक संस्कृति कहेंगे। और सामासिक संस्कृति का अर्थ होता है मिलीजुली संस्कृति। और ये हमारे इस राज्य की एक बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, सभी भाषाभाषी देश भर के इकट्ठे बड़े प्रेम से और बड़े सौमनस्य के साथ, बड़ी सद्भावना के साथ रहते हैं। इसलिए यहाँ हमारे इस राज्य में कोई भाषाई जो है स्पर्धा हमारे इस राज्य में नहीं है। और इस कारण यहाँ हिंदी के पनपने का भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही श्रेष्ठ जो है वो यहाँ भूमि मिली है। और इसीलिए हिंदी की जो स्थिति जो है तेलंगाना राज्य में बहुत सशक्त है और इसका भविष्य और भी उज्जवल है। इसका एक कारण ये है कि जो हमारे देश की भाषा नीति जो है उसमें कुछ कहीं कमियां हैं। और सब जहाँ तक शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा में जहाँ तक हिंदी का जो स्थान है उसमें सारे देश भर में एक रूपता नहीं है शिक्षा नीति की। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो शिक्षा का जो विषय जो है वो समवर्ती विषय है, कंकरेंट जिसको आप कहेंगे, सूची में है। ये केंद्र के अधीन भी आता है, राज्य के अधीन भी आता है। इसीलिए राज्यों को ये छूट है कि वे अपनी इस भाषा नीति को अपने क्षेत्र की जो स्थानीय स्थितियां हैं उसके अनुरूप वो इसको बनाकर रखें। बहुत ही अच्छा होगा अगर हिंदी को पहले दर्जे से ही अनिवार्य कर दिया जाए राजभाषा के रूप में। और राष्ट्रभाषा के रूप में यदि सारे देशवासियों को इसको स्वीकृति दिलानी है देशवासियों से, तो इसके लिए पहली कक्षा से ही इसको सभी स्कूलों में अनिवार्य किया जाए और इसके अध्यापन पर बल दिया जाए। ये बहुत आवश्यक है। ये जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग जो है पद्धतियाँ जो है वो इसका अनुसरण हो रहा है, तो इसको दूर किया जा सकता है। राज्य की सरकार जो है इस पर ध्यान दे सकती है और एक अच्छी भाषा नीति जो है वो इसको जो है वो बना सकती है। आज टीचिंग पीरियड्स जो अलॉट किए जाते हैं हिंदी टीचर्स को, वीकली 3 या 4 इस तरह से किए जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस के संदर्भ में आप अगर इस विषय का प्रश्न आपके सामने रखा जाए तो सभी भाषाओं के समान हिंदी को टीचिंग पीरियड्स अलॉट करना चाहिए या नहीं, कुछ कम करके अलॉट करना चाहिए? इसमें आपका अभिप्राय क्या है? मैं तो ये चाहूँगा कि हिंदी को सबसे ज़्यादा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि यदि हम इसको राष्ट्रभाषा के रूप में और उसको विश्व भाषा के रूप में यदि हम इसको मान्यता दिलाना चाहें तो इसके लिए तो सबसे ज़्यादा जो है वो घंटे स्कूल में, कॉलेज में इसके लिए जो है आवंटित किए जाएं। और हमको इस भाषा पर गर्व होना चाहिए। ये प्रत्येक भारतवासी की अपनी भाषा है और सारे 125 करोड़ लोगों की ये हृदय की धड़कन है और इसमें सारे भारत की पहचान समाई हुई है। हमें अपने स्कूल के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनको बचपन से उनमें एक राष्ट्रीय गौरव की भावना को भरने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए भाषा बहुत आवश्यक है। देखिए, ऐसा होता है कि भाषा जो है वो संस्कृति की वाहिका होती है। भाषा से ही किसी भी समाज, समुदाय की संस्कृति को पहचान मिलती है, मान्यता मिलती है। अगर भारत की पहचान हमको सांस्कृतिक धरातल पर बनाना है तो उसको हम हिंदी के माध्यम से बनाएंगे।
आपके विषय में कई आपके छात्र कहते हैं और सारा तेलंगाना राज्य का हिंदी जगत ये जानता है कि आप चलते फिरते एक पुस्तकालय हैं। आपसे कुछ सुनने का सौभाग्य मिलता है तो अपने आप को बड़े सौभाग्यवान समझते हैं। अंत में विश्व हिंदी दिवस पर आप हिंदी जगत को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हिंदी जगत को ही संदेश नहीं देना चाहता, बल्कि समस्त भारत को संदेश देना चाहता हूँ। हर एक भारतवासी का ये कर्तव्य है, छोटे बड़े आबाल वृद्ध हिंदी सीखें, सिखाएं, सीखने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि हिंदी ही हमारी पहचान होगी। हिंदी के माध्यम से हम अपनी सारी जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें एकता का भाव पैदा कर सकते हैं। हमारे देश की साहित्यिक जो धरोहर है, हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है, उसको हम हिंदी के माध्यम से विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और इसलिए विश्व भाषा के रूप में हिंदी को हम इसीलिए लाना चाहते हैं, जिससे कि हिंदी के माध्यम से हम अपने भारत का गौरव सारे देश, सारे विश्व में हम इसका प्रचार कर सकें। जी, धन्यवाद सर। नमस्कार योगिता बहन जी। आप हिंदी लेखिका के रूप में, हिंदी साहित्यकार के रूप में, हिंदी पुस्तकों के निर्माण में सारे भारत में विशेष योगदान दिया है। इससे सारा भारत परिचित है कि आपके साहित्य से, आपकी रचनाओं से। आप पाठशाला के स्तर पर बालकों के लिए पुस्तकें कैसी होनी चाहिए, पुस्तकों के गुण विशेषताएं क्या होने चाहिए, कैसे पाठ रखे जाने चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम क्या संदेश उसके उपलक्ष्य में दे सकते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे हिंदी विषय है उसको बोधगम्य होना चाहिए। सबसे पहले बोधगम्य बनाने के लिए बच्चे की रुचि और जिज्ञासा, ये दो ऐसी तत्व हैं जिसको बच्चे में पिरोना चाहिए। अगर बच्चा रुचि लेकर किसी चीज़ को आगे बढ़ता है तो वो शायद बहुत आगे जाएगा, और अगर रुचि ही नहीं होगी तो वो जिज्ञासा तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो रुचि होना और उसके बाद उसे अभिव्यक्त करने के लिए उसके अंदर उन तत्वों को डालने की आवश्यकता है। रुचि, जिज्ञासा, अभिव्यक्ति, ये 3 शब्दों पर मैं जोर देना चाहूँगी। और पुस्तकों का निर्माण जो है व्यवहारिक होना चाहिए, केवल साहित्यिक नहीं होना चाहिए। आज से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, तभी बच्चे जो हैं भाषा के प्रति सजग हो पाएंगे और सजीवता से उसको ग्रहण कर पाएंगे। ये मेरा मुख्य संदेश रहेगा। जी। तो आजकल जो इंटरनेट, डिजिटल की बात चल रही है, करेंसी के विषय में, पाठों के विषय में, हर चीज़ के विषय में इंटरनेट और डिजिटल एक प्रधान आज जीवन का अंग बन चुका है। क्या हम हिंदी के लिए इंटरनेट और डिजिटल का सहारा ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि भाषा के स्तर पर ये प्रयास अभी शुरुआत हो चुकी है। जी। अगर ये प्रयास होने शुरू हो गए हैं और हम आगे जाकर इनको और आगे ले जाएं, हम और आप जैसे जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं अगर इसके साथ जुड़ते हैं और डिजिटल भाषा के ऊपर बात करते हैं, तो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण होना चाहिए जिससे कि हम विद्यार्थियों को, ना केवल विद्यार्थियों को, उनके जो अभिभावक हैं उनको, और उनके जो हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं उनको एक ही स्तर पर लाकर जोड़ना चाहिए, जिससे कि सारी दुनिया में ये तीनों एक ही जगह पर जुड़ जाएं और उसके बाद उसको भाषा के रूप में आगे ले जा पाएं। जी। तो आपने भारत में कई स्थानों को देखा है, हिंदी प्रांतों को भी देखा है, अहिंदी प्रांतों को भी देखा है। अहिंदी प्रांतों में हिंदी की किन आवश्यकताओं को आपने ग्रहण किया? वहाँ पे हिंदी की स्थिति को कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है? परिस्थिति क्या है आपके अनुभव के अनुसार? मेरे अनुभव के अनुसार मैंने कुछ हिंदी विषय को लेकर मैंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाया है, और पढ़ाने के बाद जो विचार जो देख कर आया कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं तो केवल एक ही विद्यार्थी नहीं होता, वहाँ पे अनेक स्तर के विद्यार्थी होते हैं। तो एक ही स्तर पर उन्हें लाने के लिए हिंदी के व्यवहार पर ही बल दिया जाता है। तभी मैं हमेशा बार बार व्यवहारिकता पे बात करना चाहूँगी। तो अगर बच्चों में व्यवहारिक हिंदी की समझ पैदा की जाए तो शायद वो हिंदी को पढ़ने में रुचि लेंगे और उस पर आगे जाएंगे। अगर वो व्यवहारिक स्तर पर नहीं होती, केवल और केवल साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर पर होती है, तो उसकी रुचि जो है बच्चे की उसमें समाप्त हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। जी। आज हिंदी के विख्यात होने में सिनेमाओं का, विज्ञापनों का भी अपना अपना विशेष योगदान है कहकर कहा जाता है। इसके विषय में आपका अभिप्राय क्या है? सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान है।
हिंदी भाषी बच्चा और अहिंदी भाषी कोई भी व्यक्ति जो हिंदी नहीं जानता, सिनेमा के माध्यम से हिंदी को प्रचार प्रसार मिलता है। तो उसके चाहे गीत हो, चाहे उसके डायलॉग कहें आप, तो बच्चे जो है वो संवाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, चाहे हिंदी आती है चाहे नहीं आती है। तो हिंदी सीखने का वो बहुत अच्छा माध्यम है, बशर्ते कि अगर हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जो फिल्म बनाती हैं, उनको हिंदी में अच्छी वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि जो समाज में फैले वो अच्छे रूप में फैले। ऐसा ना हो कि कुछ भी बोलें और वो बच्चा जो है उसी रूप में उसे ग्रहण कर ले। तो ये एक उनसे अनुरोध रहेगा कि वो अच्छी वर्तनी का प्रयोग करें। जी, इस कार्यक्रम को कई हिंदी अध्यापक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके लिए विशेषकर विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से सभी को आज के दौर में डिजिटल से जुड़ने की आवश्यकता है। चाहे वे अभिभावक हों, ऑलरेडी हम लोग उससे बहुत कुछ जुड़ चुके हैं। तो अगर अभिभावक और बच्चे दोनों ही इस धरातल पर काम करें और साथ साथ हमारे अध्यापकगण, तो डिजिटल के क्षेत्र में आकर बच्चे जो है ज़्यादा हिंदी से जुड़ पाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर हम लोग दूसरे देशों से भी इसका अपना संपर्क को स्थापित कर पाएंगे। तो बहुत आवश्यकता है डिजिटल होने की। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती अनुराधा जी, नमस्कार आपको। जी, तेलंगाना राज्य में हिंदी की स्थिति, जी, तेलंगाना राज्य में जो हिंदी की स्थिति बनी हुई है, उसमें आने वाली समस्याएं क्या है और उसको निपटाकर भविष्य में आप राज्य में हिंदी की कैसी स्थिति को देखना चाहती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मैं सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्याय पंडित परिषद की राज्य महिला अध्यक्ष तेलंगाना राज्य की अनुराधा। तो हम लोग यहाँ पर तेलंगाना राज्य में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। जितने भी हिंदी अध्यापक काम कर रहे हैं, सभी का यही भावना है कि हिंदी को तेलंगाना राज्य में उतनी मान्यता नहीं दी जा रही है जितनी देनी चाहिए, क्योंकि छठी कक्षा से यहाँ पर हिंदी लागू होती है, छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक। तो हमारे सबका राय यही है कि पहली कक्षा से या दूसरी कक्षा से हिंदी को लागू करना चाहिए। और हिंदी को 4 पीरियड दिए जाते हैं, इनको 6 पीरियड देनी चाहिए। प्रश्न पत्र भी सिर्फ एक ही दिया जा रहा है और 20 अंकों का। ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है और हमारे साथ ये अन्याय भी है एक भाषा के साथ। हिंदी भाषी प्रांतों में हिंदी भाषा का प्रचार करने का एक सुअवसर जो हमें मिला है, हम उससे वंचित रह जा रहे हैं। हमें भी सब विषयों के हिसाब से 6 पीरियड भी होना चाहिए और 35 अंकों का पत्र होना चाहिए, 2 प्रश्न पत्र होना चाहिए। सब जितने भी उन्नत पाठशालाएं हैं, उन सभी पाठशालाओं में हिंदी स्कूल असिस्टेंट ही होने चाहिए जो पढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी इस दौर पर ये चल रहा है बहुत सालों से कि ग्रेड 2 पंडित होकर भी वे स्कूल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये विश्व हिंदी दिवस पर हमारे राज्य के मंत्रीगण से विनती कर रही हूँ कि ये हिंदी भाषा पंडितों को न्याय दिया जाए। और हिंदी भाषी प्रांतों में जो हिंदी हम पाठ पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो मैं पूरे राज्य के हिंदी अध्यापकों से विनती करती हूँ कि जो भी पाठ में एक नया शब्द या नया कोई भी एक चिन्ह जुड़ा जाए तो हम उसे पूरी तरह बच्चों को सिखाया जाए, क्योंकि अगर हम आज यह नहीं पढ़ाएंगे तो शायद ही वो बच्चा कभी जाकर इसको पढ़ पाएगा। इसलिए हम ये हिंदी प्रचार व प्रसार के लिए हमारी पूरी मेहनत व श्रम लगाएंगे और हिंदी भाषा की उन्नति प्रचार हमारे राज्य में, न कि देश में, न कि विश्व भर में इसकी मान्यता हमसे ही बढ़ाएंगे। सारे बच्चे हिंदी अंश को ही लेकर हिंदी आगे चलकर हिंदी को अपनाए, बढ़ाए, पढ़े, सोचे, समझे हिंदी भाषा में ही और पूरे विश्व में, क्योंकि आजकल हिंदी के माध्यम से ही बहुत सारे बेरोजगारी दूर होकर इनको रोजगारी मिल रही है। बहुत सारी नौकरियां सारे विश्व में हिंदी के माध्यम से ही मिल रही है। इस बात को बढ़ावा देना है और हम सबको हिंदी भाषा सीखने में बच्चों के पूरी बढ़ावा देकर उन्हें मदद करनी चाहिए और बच्चों को हिंदी के प्रति रुचि बढ़ानी चाहिए। हिंदी साहित्य को और हिंदी भाषा को, इन दोनों को मान्यता देकर तेलंगाना राज्य में
सबसे उन्नत के स्थान पर हम हिंदी को रखना चाहिए। और ये मैं और एक बार मैं हिंदी भाषा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मुझे ये सुअवसर देने के लिए आपसे प्रश्न है सर। जी 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 सर। तो हिंदी की स्थिति अगर हम तेलंगाना राज्य में देखें, निज़ाम के शासन काल में हिंदी यहाँ पे लगभग दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा से पढ़ाई जाती थी 1956 से पहले। जी जब आंध्रा विलीन किया गया तेलंगाना में, तब 6वीं कक्षा से किया गया था। जी 1990 में श्रीमान स्वर्गीय एन टी रामाराव जी जब मुख्यमंत्री बन चुके थे, 8वीं हाँ, तो तब 6वीं कक्षा से हटाकर 8वीं कक्षा से हिंदी पढ़ाने का लागू किया गया था विधान। जी जी तो फिर इसके बाद श्री मर्री चन्ना रेड्डी, स्वर्गीय मर्री चन्ना रेड्डी जी मुख्यमंत्री जो रहे हैं हमारे भूतपूर्व, तो वे आने के पश्चात फिर से 6वीं कक्षा से किया गया। हिंदी के साथ कई राजनीतिक खेल हुए, लेकिन आज तेलंगाना अलग होने पर भी आंध्रा के द्वारा बनाए गए नियमों में हिंदी जकड़ी हुई है, ऐसा कहा जाता है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए आप एक आरयूपीपी के प्रतिनिधि के रूप में क्या कर सकते हैं? जी, हमने हिंदी को दूसरी कक्षा से या पहली कक्षा से लागू करने के बहुत सारे विज्ञप्ति आज तक कर चुके हैं और 35 अंक आ भी चुके थे जी, लेकिन एक दिन में, सिर्फ एक दिन, ये इसका जीओ भी आ गया 35 अंकों का, फिर एक ही दिन में इसको बदल भी दिया गया। 2 प्रश्न पत्र और 35 अंक सभी विषयों के हिसाब से लाया गया था। लेकिन हमारे राज्य की स्थिति ये है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत तेलुगु, हिंदी, अंग्रेज़ी, लेकिन उर्दू भाषी प्रांतों में जहाँ तक उर्दू है उनको दूसरी लैंग्वेज जो पाने का आता है तेलुगु होता है, तो उन लोगों को तेलुगु पढ़ने में असुविधा बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहुत सारे उर्दू पंडित और उर्दू जो थे वो लोगों का कहना था कि द्विभाषा सूत्र अगर लागू किया गया तो तेलुगु पहली कक्षा से लाया जाएगा। आप जो हिंदी की बात कर रहे हैं तो तेलुगु वालों के लिए हिंदी 6ठी कक्षा से आएगा, लेकिन जो पहली कक्षा से आएगा तो हिंदी आएगा। लेकिन ये त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अगर दूसरी तेलुगु, उर्दू, उन लोगों को तेलुगु आएगा तो उन लोगों को तेलुगु सीखने और बोलने और लिखने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, कष्ट होएगा, उनका बहुत श्रम करना पड़ेगा। इसलिए कुछ राजनीतिज्ञों की राय से हमारे तेलंगाना राज्य के जितने भी हैं तो इसे लागू किया गया था, इसे लाया गया था, लेकिन उन लोगों के कहने पर फिर इसे हटा दिया गया। एक ही 2 दिन में के अंदर फिर इसे बदल दिया गया है। लेकिन ये बहुत अन्याय भी हुआ है सर हमारे साथ। हमें विश्वास है कि आपके प्रयासों से हिंदी दूसरी या तीसरी कक्षा से भी लागू हो सकती है। हम अभी प्रयास कर रहे हैं सर। हम पूरा राष्ट्रीय उपाध्याय पंडित परिषद पूरा जोर दे रही है इस बात पर कि 35 अंकों के लिए 2 प्रश्न पत्र किया जाए और दूसरी कक्षा से ही हिंदी को लागू किया जाए, क्योंकि पहली कक्षा से तो मातृभाषा, लेकिन तीसरी कक्षा से अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी को रखा गया है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय भाषा हिंदी को, राजभाषा हिंदी को उस ज़माने में भारत को महाभारत में तो 13 साल, रामायण में 14 साल, लेकिन हमारी हिंदी के 15 साल के वनवास के बाद भी आज तक मुक्ति नहीं मिली है। और हमारे तेलंगाना राज्य में हिंदी की आज भी वही स्थिति है। मैं हमारे पूरे हिंदी अध्यापकों की तरफ से आपसे विनती है कि आप इस बात को और थोड़ा गौर करें और हमारे राज्य में दूसरी कक्षा से ही हिंदी को लागू करने का प्रयास करें सर। एक प्रश्न है, अभी जो यहाँ पे तेलंगाना राज्य सरकार ने तेलंगाना के छात्रों के लिए डिजिटल कक्षाओं का आयोजन किया है हिंदी के लिए विशेषकर, तो इससे लगता है कि राज्य की जो राज्य सरकार है उसकी अभिरुचि हिंदी के प्रति है और छात्रों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, हिंदी के लिए जो व्यवस्थाएं दे रही हैं। तो ये डिजिटल कक्षाओं को लेकर आपकी राय क्या है? जी, डिजिटल कक्षाएं दृश्य श्रव्य उपकरणों के साथ विद्यार्थी को, एक छात्र को जोड़ना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में, ये भी हर स्कूल में नहीं है, गिने चुने स्कूलों में, गिने चुने पाठशालाओं में डिजिटल कक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में, जितने भी स्कूल, जितने भी तेलंगाना राज्य के जितने भी पाठशालाएं, हर एक स्कूल में डिजिटल कक्षा का आयोजन किया जाए। इससे पहले हिंदी नहीं लगाया गया था, लेकिन बहुत हमारे श्रम के बाद, मिन्नतों के बाद फिर हिंदी को भी डिजिटल कक्षाओं में जोड़ा गया है। हम इसके लिए मना टीवी को धन्यवाद देती हूँ और हमारी पंडित परिषद को आभार भी प्रकट करती हूँ सर
क्योंकि ये शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी बहुत कष्ट भी हुआ था। बहुत सारे हम सब हमारे हिंदी अध्यापक बहुत इसके लिए बहुत कष्ट भी बहुत तकलीफ हुई थी कि सारे विषय वाले बोलते थे कि आपका हिंदी अंक भी 20 है, एक ही प्रश्न पत्र है, 4 पीरियड है, अब डिजिटल कक्षा भी नहीं है। थोड़ा बहुत मुश्किल हुआ था और मैं तहे दिल से मना टीवी वालों को और जो भी है हिंदी भाषा के डिजिटल कक्षा बनाने में अपना अपना सहयोग दिया है, उन सबको अपने तरफ से और हमारे राष्ट्रीय उपाध्याय पंडित परिषद की ओर से आभार प्रकट करती हूँ सर। धन्यवाद जी, आपने अच्छा संदेश दिया है। सर से निवेदन है कि भारत के शिक्षाविद माने जाते हैं हमारे प्रोफेसर वेंकटेश्वर सर, तो उनसे एक प्रश्न है सर, छोटा सा छूट गया था। तो हिंदी को लेकर तेलंगाना राज्य में स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस संबंध में। सबसे पहली बात यह है कि हमारी राज्य सरकार को हिंदी के जितने भी रिक्त पद हैं उन सबको बिना किसी शर्त के तुरंत उसमें भर्ती करनी चाहिए उसमें, और वो स्कूल से और फिर जूनियर कॉलेज में या फिर स्नातक स्तर पर और स्नातकोत्तर स्तर पर भी हम राज्य सरकार से निवेदन करेंगे इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कि सारे रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए और हिंदी को जो है भाषा के रूप में जो है वो जो महत्व जो है उसको आज जो है उससे ज़्यादा महत्व उसको मिलना चाहिए। और हिंदी को महत्व देने का अर्थ ये है कि हमारा जो राज्य सरकार का जो कामकाज जो है या राज्य सरकार जो है वो केंद्र के साथ और अच्छी तरह से जुड़ पाएगी और राज्य सरकार का जो कामकाज जो है उसमें भी बहुत सुधार हो सकेगा यदि हमारा राज्य जो है हिंदी को जो है संवर्धित करता है और हिंदी को संवर्धित करते हुए हिंदी के माध्यम से केंद्र सरकार के साथ और सारे भारत के साथ और अधिक जो है वो सशक्तता के साथ जुड़ सकता है। और इसलिए हिंदी पर जो भी चाहे नीति बने उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसे प्राथमिकता मिले अंग्रेज़ी के मुकाबले में या और अन्य भाषाओं के मुकाबले में, और उसकी जो प्राथमिकता को जो है वो उस स्तर तक ले जाया जाए जहाँ हर विद्यालय में हिंदी को प्राथमिकता दी जाए और उसके अध्ययन और अध्यापन पर बल दिया जाए और इसकी गुणवत्ता भी जो है वो देखी जाए और इसमें जो है किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हिंदी पढ़ने और पढ़ाने वालों को अतिरिक्त रूप से प्रोत्साहन किया जाए। जैसे आपने डिजिटल कक्षा की बात कही, ये बहुत अच्छा प्रयोग है क्योंकि आज जो है सारा जो संसार जो है, सारी दुनिया जो है आज डिजिटल माध्यम से शिक्षण के लिए बहुत अधिक जो है वो महत्व दे रही है और हिंदी का भी शिक्षण अगर डिजिटल पद्धति से होगा तो हिंदी को सीखना आसान होगा जी। और इसलिए और हमारा तेलंगाना राज्य जो है नवगठित राज्य है, इसलिए इसके साथ संभावनाएं बहुत अधिक हैं, अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं और हम अपने मुख्यमंत्री महोदय से और सारे मंत्रिमंडल से ये आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं और मुझे विश्वास है कि इस विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम जो यहाँ संकल्प ले रहे हैं इसका सीधा प्रभाव उन पर पड़ेगा और वो इस पर ध्यान देंगे जी। सर, अभी 2006 में पहला विश्व दिवस मनाया गया था कहा जाता है, तो 10 साल बीत चुके हैं, ये 11वां विश्व हिंदी दिवस है। 12वें विश्व दिवस अगले वर्ष मनाया जाएगा, तब तक हम क्या संभावनाएं की कल्पना कर सकते हैं, किन संभावनाओं की कल्पना कर सकते हैं आप? देखिए, विश्व हिंदी दिवस केवल भारत में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि एक और बात बताऊं कि जितने भारत के राजदूतावास हैं सारे विश्व भर में लगभग 200 या 210 दूतावास हैं और इन सारे दूतावासों में भी विश्व हिंदी दिवस मनाना अनिवार्य है। इसलिए ये विश्व हिंदी दिवस मनाने की जो परंपरा है केवल भारत तक ही सीमित नहीं है और इसलिए हिंदी का प्रचार और प्रसार भारत में तो होगा ही, एक नए जोश के साथ, एक नए कार्यक्रम और नई योजना के साथ इस पर हमको बहुत सारे कार्यक्रम करने होंगे। इसके शिक्षण पर हमको ध्यान देना होगा, इसके प्रचार और प्रसार पर ध्यान देना होगा और हिंदी के साथ जुड़ी हुई तमाम गतिविधियाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको संपन्न करना होगा और तब हम विश्व हिंदी दिवस के माध्यम से हिंदी की स्थिति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ कर पाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। क्या सरकार की ओर से क्या है निवेदन? विश्व हिंदी दिवस और हमारी राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो भी है ना, ये सरकार की ओर से मनाया जाए तो और भी अच्छा रहेगा सर जी। ये प्रयास आपको ही करना चाहिए क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं वहाँ से, तो कीजिए अगला जो विश्व दिवस है सरकार की ओर से मनाया जाए। सरकार की ओर से राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों को भी तो और भी थोड़ा मान्य मिलेगा सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार जी। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।